हेलो मित्रों, हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आप सबके अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, आज मैं आपको सोशल साइंस का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। आप जरूर इसे अंत तक देखना और यदि चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना। चलिए अब हम पढ़ते हैं। एक बात मत भूलिए, आप वीडियो को शेयर जरूर और जरूर करना ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इनका फायदा उठा सके। चलिए आते हैं, हम सीधे अध्ययन करते हैं जल संसाधन। ठीक है, हम पढ़ेंगे बाबू जल संसाधन। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? जल संसाधन। जल संसाधन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जल संसाधन। देखो, सबसे पहले हम जाने कि जल होता क्या है। जल एक यौगिक है। विज्ञान की भाषा में जब हम इसे कहें तो जल एक क्या है? यौगिक है। लिख लेंगे हम, जल एक यौगिक है। चलिए, आप याद रखना कि जल क्या है? एक यौगिक है। हमें पढ़ना है क्या? जल संसाधन। देखिए क्या है, पृथ्वी के भूतल पर, मतलब सतह पे, चाहे ठोस हो या द्रव हो या वाष्प के रूप में, है ना, उपलब्ध जितने जल है उन्हीं को जल संसाधन कहते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, पृथ्वी के भूतल पर ठोस, द्रव या वाष्प के रूप में उपलब्ध जल क्या कहलाते हैं? जल संसाधन कहलाते हैं। चलिए हम लिख देते हैं क्या? पृथ्वी के ठीक है, क्या लिखे? पृथ्वी के भूतल पर, किसके भूतल पर? देखो, या तो हो ठोस, द्रव और वाष्प, मतलब गैस। क्या है? वाष्प। ठोस, द्रव और वाष्प के रूप में उपलब्ध, रूप में उपलब्ध, है ना। ठोस, द्रव और वाष्प के रूप में उपलब्ध कुल जल, कुल जल क्या कहलाता है बाबू? जल संसाधन कहलाता है। जल संसाधन कहलाता है। क्लियर हुए आप? हमने क्या लिखा? जल संसाधन पृथ्वी के भूतल पर ठोस, द्रव और वाष्प के रूप में उपलब्ध कुल जल क्या कहलाता है? जल संसाधन कहलाता है। अब देखिए, एक बात हम आपको बताते हैं कि पृथ्वी के पूरे भूतल पर के 3/4 भाग, 3/4 भाग क्या है? जल है। 3/4 भाग क्या है? जल है। अब देखो, कुल जल के पृथ्वी पर उपलब्ध, इसको ध्यान से आप देखना, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल, ठीक है, कुल जल के 97.5%, देखो कहीं कहीं ये 97% भी लिखा है ना, ये पाया जाता है समुद्र में। ये जल कहां पाया जाता है? कुल जल का, है ना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का 97.5%, 97.5% कहां पाया जाता है? समुद्र में। और जो क्या होता है? खरा होता है, अर्थात नमकीन होता है। ये पीने योग्य नहीं होता। पीने योग्य क्या होता है? नहीं होता है। सिंचाई योग्य भी नहीं होता। क्या होता है? सिंचाई योग्य भी ये क्या होता है? नहीं होता है। याद रहेगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल के 97.5% समुद्र में पाए जाते हैं, क्योंकि वो जल क्या होते हैं? खरा या नमकीन होते हैं। ये जल पीने योग्य नहीं होते हैं और सिंचाई योग्य भी नहीं होते हैं। क्लियर हो गए? अब देखिए क्या है,
अब मीठे पानी को हमें जानना है कि इस पे मीठा पानी कितना होता है। पृथ्वी पर कुल मीठा पानी है ना, कुल मीठा पानी जो है बाबू 2.4% है। 2.4% इसी में समझ लो, इसी में क्या है जो 2.4% कुल मीठा पानी है। और ये मीठा पानी कुछ नदियों में है, तालाबों में भी है ना। तो जो ऊपर होते हैं वो ना वो पोल्यूटेड होते हैं, मतलब प्रदूषित होते हैं, तो पीने योग्य नहीं होते। और देखो भूमिगत जल जो है ना बाबू, भूमिगत जल जो पृथ्वी में है कितना है 0.6%। और यही जल जो है ना पीने योग्य होता है, ठीक है। जो हम पीने में प्रयोग करते हैं वो कौन सा जल होता है, भूमिगत जल। जैसे मान लो हम आगे जब अध्ययन करेंगे तो ये भी बताएंगे कि अन्य जैसे भारत के ही कई राज्य हैं जहां वर्षा की पानी ही पीने में प्रयोग होता है, तो उसको जब हम आगे अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे। समझ पाए आप लोग। अब देखिए क्या है, इतने प्रतिशत जल पाए जाते हैं, तो इसको बढ़िया से आप लोग याद रखना। जल संसाधन पृथ्वी के भूतल पर ठोस द्रववाष्प के रूप में उपलब्ध कुल जल संसाधन कहलाता है। पृथ्वी के 3/4 भाग क्या है, जल है, ठीक है। कुल जल का 97.5% समुद्र में, और वो कैसा है, खरा पानी है जो पीने योग्य और सिंचाई करने योग्य नहीं होता है। कुल मीठा पानी 2.4% होता है, जिसमें भूमिगत जल 0.6% है। इनमें से 0.6%। ओके, अच्छा अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाबू कि भारत में जल संसाधन क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। हम यहां लिख रहे हैं कि भारत में जल संसाधन, भारत में जल संसाधन। अब देखो भारत के जो नदी तालाब आदि जितने सारे परिक्षेत्र हैं, ठीक ना, कुल जल का केवल 4% ही भारत में है। विश्व के कुल जल का 4% भारत में। कितना प्रतिशत, भारत में 4% है। समझ में आ गया। अब देखिए भारत में जो वर्षा होती है, भारत में हमने क्या लिखा, वर्षा, जो वर्षा होता है, जैसे 4000, देखो 4000 घन किलोमीटर, क्या लिखे, 4000 घन किलोमीटर वर्षा से जल हमें प्राप्त होता है। याद रहेगा 4000 घन। अब देखो ये वर्षा से प्राप्त जल जाता कहां है, होता क्या है। अब देखिए इसका 1/3 भाग है ना वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, वाष्पीकृत हो जाता है। क्लियर हो गया। इसका 1/3 भाग क्या हो गया, 4000 का 1/3 भाग वाष्पीकृत हो गया, ठीक है। अब देखो ये 45% है ना, 45% मतलब 45% जल होता है झील, नदी, तालाब आदि में बहकर चला जाता है। कितना प्रतिशत, 45% ये वहां बहकर चला जाता है। और 22% जल जो होता है भूमिगत हो जाता है, भूमिगत जल हो जाता है, मतलब भूमि के नीचे चला जाता है। इसे अधोभौमिक जल भी कहते हैं, अधोभौमिक जल। अब देखिए इसका भरण ही रिचार्ज भी कहलाता है। जो ये 22% जो जल है भूमिगत होता है, तो इसको रिचार्ज भी हम कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए हमने क्या लिखा, भारत में कुल जल संसाधन कितने प्रतिशत है, कुल मिला के 4%। और देखिए इसमें वर्षा कितना होता है, 4000 घन किलोमीटर। वर्षा का 1/3 वाष्पीकृत हो जाता है, 45% बहकर झील, नदी, तालाबों में चला जाता है, 22% भूमिगत जल होते हैं जिन्हें अधोभौमिक जल कहते हैं, और इसे पुनर्भरण भी कहा जाता है और रिचार्ज भी कहा जाएगा। जैसे जो वर्षा का जल भूमि के नीचे जाता है तो रिचार्ज होता है,
समझ में आ गया। अब देखो क्या है, इस पूरे जल के जितने जल हैं, पूरे जल के 60% मतलब 60% सिंचाई में प्रयोग होता है। याद रहेगा कितना प्रतिशत? पूरे जल के 60%। हम ये नहीं कह रहे कि इनका पूरे जल के 60% जो होता है, इन पूरे जल के, चाहे भूमिगत हो चाहे झील नदी तालाब हो, इनका पूरा 60% का जल किस किस में होता है? सिंचाई में प्रयोग होता है। क्लियर हुए आप? समझ में आ रहा है? देखो भारत में कुल जल कितने हैं? 4% पाए जाते हैं। विश्व में के कुल जल 4%। और भारत में वर्षा कितना घन होता है? 4000 घन किलोमीटर। इसका 1/3 भाग वाष्पीकृत हो जाता है, 45% झील नदी तालाब आदि में चला जाता है, और 22% भूमिगत जल मतलब अधोभौमिक जल हो जाता है। क्लियर हो गया? अब देखो इन पूरे जल के 60%, इन पूरे जल के 60% किसमें प्रयोग होता है? सिंचाई में होता है। तो जल के बारे में जो पाए जाते हैं, कहां कहां कैसे कैसे, आपने पूरा देख लिया कि कहां कैसे जल पाए जाते हैं। क्लियर हुए आप? चलिए अब देखते हैं आगे। आगे है, ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब थोड़ा देखते हैं, कुछ छोटे प्रश्न आते हैं जो बहुत बड़े हैं। छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े प्रश्न हैं। जैसे हम नीला ग्रह जानते हैं, नीला ग्रह है ना, कई बार पूछा है। देखो पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल जल राशियों के कारण, देखो पृथ्वी पर विशाल जल राशि पाई जाती है, और इसी के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और अभी तक खोज के बाद यही है कि पृथ्वी ही एक ग्रह है जहां जल पाया जाता है। इसीलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? पृथ्वी पर पाई जाने वाली, क्या लिखे? पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल जल राशियों के कारण, क्या लिखे है? पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल जल राशियों के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्लियर हुए? नीला ग्रह कहते हैं। समझ में आ गया बाबू? देखो पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल जल राशियों के कारण पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं। अब देखो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अब हमने एक बताया कि पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जहां, है ना, जल पाया जाता है। क्लियर हुए? समझ में आ गया? देखो पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिसे क्या होता है? जहां जल पाया गया है। समझ में आ गया बाबू? देखते हैं हम अब आगे। ये बढ़िया से समझ लेना, बहुत बार पूछा है। ठीक है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। किस कारण कहते हैं? इसमें विशाल जल राशि पाई जाती है, इसी कारण। क्या पृथ्वी को छोड़कर अन्य कोई ग्रह है जहां जल? नहीं, अभी तक तो नहीं, अभी तक खोज के बाद नहीं। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें पढ़ना है जल संभर। देखो जल संभर, जल संभर क्या है? देखो दो नदियों के बीच की सीमा वाला क्षेत्र, क्या? दो नदियों के बीच की सीमा वाला क्षेत्र। क्लियर हो गया? दो नदियों के बीच की सीमा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? जल संभर कहलाता है। क्या कहलाता है?
जल संभर कहलाता है। क्लियर हो गया? देखिए बहुत आसान है। जल संभर, दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र जो होता है वही क्या कहलाता है? जल संभर कहलाता है। चले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या है? नदी बेसिन। नदी बेसिन क्या है? ठीक है, नदी बेसिन देखते हैं। नदी बेसिन क्या है? देखो मुख्य नदी होती है और सहायक नदी। नदियां होती है तो देखो मुख्य नदी और सहायक नदी का कुल सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र का मतलब आप समझ रहे हैं, और उसी को क्या कहते हैं? नदी बेसिन कहते हैं। क्या है बाबू? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी का कुल सिंचित क्षेत्र, कुल सिंचित क्षेत्र ही नदी बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है? नदी बेसिन। क्या है? नदी बेसिन क्या है? मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी का कुल सिंचित क्षेत्र नदी बेसिन कहलाता है। समझ पाए आप लोग? बहुत आसान तरीके से जल सांभर भी मैंने समझाया। दो नदियों के बीच की सीमा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? जल संभर कहलाता है। ये नदी बेसिन समझ गए। और एक लास्ट समझते हैं, क्या है? जल प्रपात। इसको इरेज कर ले पहले। क्या है? जल प्रपात। ठीक है, देखो नदी घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाली जल राशि। ठीक है, क्या है? नदी, क्या है? नदी घाटी के मध्य, घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाले जल राशि। क्या है? जल राशि क्या कहलाता है? जल प्रपात कहलाता है। क्लियर हो गया आप? देखो नदी घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाले जल राशि ही क्या कहलाते हैं? जल प्रपात कहलाते हैं। मुझे आशा है और भरोसा भी है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाबू शेयर इसे जरूर कर देना और मन लगाकर पढ़ाई करिए। आपका पेपर बहुत नजदीक है। मैं फिर अगले वीडियोज में इसी टॉपिक के साथ, अर्थात जल संसाधन टॉपिक के साथ मैं फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आप लगातार पढ़ते रहिए, बिना किसी सोच के। कोई मन में अपने सोच हो उसको अलग करिए और लगातार पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है। ठीक है, वीडियो वॉच करने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।